Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the primary, secondary, and tertiary sector and the interdependence among them. इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक जीडीपी के अंदर योगदान करते हैं और कैसे वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. As primary sector provides raw material to the secondary sector and secondary sector provides equipment for agriculture. जिस तरह कृषि कच्चा माल प्रदान करती है द्वितीयक क्षेत्र को, उसी तरीके से द्वितीयक क्षेत्र भी ट्रैक्टर, उर्वरक, बीज, HYV जो बीज होते हैं, इन सभी को प्राथमिक क्षेत्रों को देते हैं. When we discussed that the production process of these three sectors, then we discussed that among the three sectors, that tertiary sector is becoming the largest sector of India in matter of production. हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 1970 से और 2009-10 के बीच में किस तरीके से जो तृतीयक क्षेत्रक है वो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्रक है वो बन के उभरा है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड दैट विच सेक्टर इज providing the largest employment opportunities to the people of India, that is the primary sector. So today we discuss our concept, that is the rising importance of tertiary sector, that what are the reasons which are working behind that at present the tertiary sector becoming the largest sector in India in matter of production. So let us start with the rising importance of tertiary sector कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्षेत्रक बनता जा रहा है. ओवर द सेवरल डिकेड्स, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया. तो भारत देश के अंदर जो सेवाओं का विस्तार हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्पादन का जो विस्तार हुआ है वो तृतीयक क्षेत्रक में हुआ है. The tertiary sector has gained importance because the demand for various services in growing in the economy. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांगें बढ़ी हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जब भी विकास होता है तो कुछ ना कुछ डिमांड्स इंक्रीज होती है, जिसके कारण से इन सर्विसेज का भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग फोर्थ दिस फैक्ट. दीज आर द सेवरल पॉइंट्स विच आर शोइंग दैट व्हाट आर द रीजन्स which are working behind the importance of tertiary sector. In any country, several services are required such as hospitals, education, post and telegraph services, police station, courts, defense, transport, banks, etc. And these services are considered as basic services. किसी भी देश की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो नागरिकों को दी जाती है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डाक है, संचार है, सेना है, पुलिस है, कोर्ट हैं, ताकि लोगों को उचित सुविधाएं मिल सकें. एंड दीज आर कॉल्ड बेसिक सर्विसेज बिकॉज दीज आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. These services are considered as basic services, and in a developing country, the government has to take responsibility for providing these services. There are several developing countries in the world which are providing these services to its citizens. विकासशील देशों में सरकार की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये जितनी भी सेवाएं हैं, ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये सरकार के द्वारा लोगों को प्रदान की जाती है. और जितना सेवाओं में विस्तार होता है उतना ही तृतीयक क्षेत्रक के अंदर क्या हो जाता है, विस्तार होता चला जाता है. द सेकेंड रीजन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड गोडाउन्स एट्सेट्रा. जैसे जैसे कृषि और उद्योगों का विस्तार होता है, वैसे वैसे नई जो सुविधाएं हैं, जो नई सर्विसेज है, उनकी डिमांड की ज़रूरत होती है. कैसे होती है उनकी डिमांड, कैसे बढ़ती है? जैसे एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो उनको स्टोर करने के लिए गोडाउन्स की हमें ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. एंड यू नो दैट ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग बाय द टर्शियरी सेक्टर. इफ देर इज अ डेवलपमेंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, सो इट इज़ फैक्ट दैट अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर सेवाओं का विस्तार होता है, उत्पादन में विस्तार होता है, बढ़ोतरी होती है, तो इससे जो तृतीयक क्षेत्रक है उसका ऑटोमेटिक क्या हो चला जाता है, डेवलपमेंट होता चला जाता है.
So greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. So जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होता है उसी हिसाब से जो डिमांड्स हैं सर्विसेज की वो बढ़ती चली जाती हैं. सो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप होता है उसी हिसाब से टर्शरी सेक्टर को भी क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है. बिकॉज टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स दोज एसेंशियल सर्विसेज which become the base for the development of agriculture and industries. Third reason is as income level rises, as we know that per capita income of developing countries is increasing, certain sections of people start demanding many more services like eating out, it means restaurants, hotels, tourism, shopping, private hospitals, private schools and professional training institutes. So due to income level rises, these certain services are demanding by the people, and when the people they demand these services, so it means that the expansion of tertiary sector. अगर लोग ये मांग करते हैं कि हमें बाहर खाना खाना है, सिनेमा हॉल जाना है, शॉपिंग करना है, तो उससे तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं का क्या होता है, विस्तार होता है. New services such as those based on information and communication technology have also become important and essential. आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पल अछूता नहीं है जो टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सिस्टम से या इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ा ना हो. हम कहीं पर भी चले जाएं हमें कंप्यूटर का प्रयोग देखने को मिलता है. एंड यू नो दैट कंप्यूटर इज़ द कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज इज़ राइजिंग रैपिडली. आज गवर्नमेंट के मोस्टली वर्क ऑनलाइन हो गए हैं, आज फॉर्म्स सब ऑनलाइन भरे जाते हैं. तो जैसे जैसे इन चीज़ों से हम जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एक सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता चला जाता है. और वो कौन सा सेक्टर है, वो टर्शरी सेक्टर है. सो ऑल दीज 4 पॉइंट शोज that how the tertiary sector become the most dominant sector in the Indian economy and its expansion is increasing day by day. However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है और कुछ सर्विसेज ऐसी है जो एक लिमिटेड ग्रोथ कर रही है. सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. अलग अलग तरह के लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं. एक तरफ अगर मैं बात करूँ एक आईटी प्रोफेशनल की, जो एक स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन होता है, वो एक लिमिटेड नंबर्स में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो एमएनसी है, चाहे आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज हैं. ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लगा हुआ है वो इतने वेल ट्रेंड और एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं. At one hand, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers like the IT companies. At the other hand, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. तो ये जो पॉइंट से ये शो क्या करता है कि टर्शरी सेक्टर के जितने भी जो सेक्टर है, जो उसके मिनी सेक्टर्स है, वो इक्वली जो हैं वो ग्रोथ नहीं हुआ है, उनका इक्वली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि सर्टेन सेक्शंस प्रोवाइड ए लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द सेक्शन दे आर प्रोवाइडिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इस स्टडी से शो होता है कि तृतीयक क्षेत्र का विस्तार जरूर हो रहा है लेकिन उसका हर सेक्शन इक्वली ग्रोथ कर रहा है ऐसा नहीं है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि अधिकतर लोग कहाँ पर अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं. So we have a graph on which we can see that in 1970 and 71 the green color represent the primary sector, and after 40 years, almost 2009 and 2010, the green color is also dominating sector in matter of employment generation. In 1970 and 71 more than 70 people they employed directly and indirectly from the agriculture, it means from the primary sector, and still at present more than 50% of the people of India they are working in the primary sector. Their contribution in GDP is reversing. It means the largest contributor is the tertiary sector, then secondary sector and the primary sector. But in matter of employment, the same condition which was prevailed in 1970 and at present. रोजगार देने की बात करें तो 1970 में भी लगभग वही हालात थे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या कर रहा था, रोजगार पैदा कर रहा था, मोस्टली पीपल को वो रोजगार दे रहा था. और आज भी देश की आधी जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई है. द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स.
द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन टुडे। वर्तमान समय की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र आज भी भारत देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली एग्रीकल्चर। 50% से ज़्यादा जो लोग हैं आज भी कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और स्पेशली एक जो एक्टिविटी है उसको, जिसको हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, क्योंकि भारत एक क्या है, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है। इट मीन्स भारत एक कृषि प्रधान देश है। It is because enough jobs were not created in the secondary and tertiary sector. Why most of the people they are engaging in the primary activities? Because secondary and tertiary sector they are failed to generate jobs in our country India. This will be clear from the following facts. There are some facts given on this paper that the production in secondary sector had increased more than 9 times over the years. It means between 1970 and 71 and 2009 and 10, the production of secondary sector has increased 9 times, but employment rose in this sector only 3 times. उत्पादन 9 गुना, रोजगार 3 गुना. What is the disparities between the process of production एंड गिविंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो ये दिखता है कि सेकेंडरी सेक्टर फेल्ड हो चुका है क्या देने में, इतना ज़्यादा रोजगार देने में जितना ज़्यादा वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। प्रोडक्शन इन द टर्सरी सेक्टर हैज इंक्रीज मोर देन 14 टाइम्स। अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करें, उत्पादन 14 गुना बढ़ गया है, बट एम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन बाय ओनली 5 टाइम्स ओनली। लेकिन रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो केवल 5 गुना जो है रोजगार वो इन 40 ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इससे साफ तरीके से जो बात है वो क्लियर हो जाती है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर डोमिनेटिंग सेक्टर बने हैं, कंट्रीब्यूशन इन द मैटर ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग की बात करते हैं तो आज भी दोनों ही सेक्टर फेल्ड हैं, जिसके कारण से जो मोस्टली पीपल हैं दे आर इंगेजिंग इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। सो approximately half the population engaged in the primary sector contributes only 25% to GDP. More than 50% people are the part of primary sector and they are giving only 25% to our gross domestic product. And on the contrary, the rest of the 50% they are contributing to 75% to Indian GDP. और बाकी का 50% से जो कम पॉपुलेशन है वो 75% क्या कर रहा है, हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अंदर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। The next concept is the underemployment in the primary sector. First of all, what do you mean by unemployment? Unemployment is a situation in which a person wants to work but he is unable to get a good job or get a job for him, that is known as unemployment. तो बेरोजगारी क्या है? वह अवस्था जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल पाता है। So अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बेरोजगारी ही मूल कारण है गरीबी का। और जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो सम पीपल हु आर अंडर एम्प्लॉयड एंड सम पीपल दोज हु आर ओपनली अनएम्प्लॉयड। दोज पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू गेट ए जॉब फॉर देम, सपोज दे आर ओपन एम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। वे लोग जिनको प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से कोई काम ही नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, देन इट मीन्स दैट द डिमांड इज लेस बट वर्कर्स आर मोर। जब मांग तो होती है कम लेकिन श्रमिक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए वी हैव ए 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, एंड फॉर वर्क ऑन दैट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वी नीड ओनली 10 पीपल। हमें केवल 10 लोगों की ज़रूरत है। एंड इफ द 15 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इट मीन्स दैट surplus 5 people are working on that land. This situation is called underemployment or disguised employment, and this underemployment is mainly found in agriculture. Why the people they are working in the primary sector? Because they are not able to find job in the secondary and the tertiary sector. So let us start. Underemployment in the primary sector. It is a situation in which more workers are working in an activity than required. एक ऐसी अवस्था जिसमें अधिकतर जो मजदूर अधिक काम कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत है 2 की, काम कर रहे हैं 5।
द पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, कुछ लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से क्या नहीं मिला हुआ है, वहाँ पर काम नहीं मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ 1 hectare लैंड 10 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड बट इंस्टेड ऑफ 10 वर्कर्स 15 वर्कर्स आर वर्किंग, इन दिस केस 5 वर्कर्स आर disguised unemployed. In such cases, even if surplus workers are removed, the production will not suffer. अगर हम इन 5 व्यक्तियों को इस उत्पादन प्रणाली से हटा दें तो खेत के उत्पादन पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ फैक्ट कि सरप्लस जो 5 वर्कर्स है दे आर सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. This type of underemployment is basically found in agriculture because people they are getting work during the irrigation time, during the sowing time and harvesting time. This type of unemployment can also be called underemployment because workers perform below their productivity level. इसको underemployment क्यों कहा गया है? क्योंकि जो productivity level होता है किसी भी वर्कर का वो उससे नीचे स्तर का क्या करता है बच्चों, काम करता है. So this is about the underemployment in the primary sector. The next concept is how to create more employment. किस तरह हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं. Basically, if we are providing good vocational education to the people of India, then we can create easily the employment. As we know that 50% of our population is dependent on our agriculture. If we are able to modernizing our agricultural system, then we are able to solve the problem of unemployment and create more and more possibilities of employment. So let us start that how to create more employment, कैसे रोजगार को सृजन किया जा सकता है. Unemployment continues to be a serious problem in India. बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है. It can be tackled in the following ways. How can we control it? How can we tackle it? The first one is diversification of agriculture. How can we diversify agriculture? By the government help. That government put subsidies on HYV seed, agricultural inputs. Bank provides cheap loan to the farmers. Kisan credit card, crop insurance. So let us start that banks should provide a loan to construct well to irrigate field. बैंकों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना चाहिए ताकि सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें. इफ़ देर आर इरीगेशन, सपोज देर इज इरीगेशन फैसिलिटी ऑन 2 hectare of land, it means that the farmers are able to grow more than 2 crops in a year. It means that it will increase the income of farmers. Farmers should be encouraged to adopt PC culture, horticulture, animal rearing, etc. along with the cultivation of crops. किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको एनिमल हस्बेंड्री करनी है, आपको पीसी कल्चर करना है, आपको बागानी कृषि करनी है, हॉर्टिकल्चर करना है, फल सब्जियां फूल उगाने हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी क्या दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं. डैम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटीज़. आज बहुत से मल्टीपर्पज़ डैम्स जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी ज़रूरत होती है और उसके बाद उसी पानी से हम सिंचाई और दूसरे जो हमारे पर्पजेज़ हैं हम उनको फुलफिल कर सकते हैं. बेटर रूरल रोड्स एंड मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर टू सेल देयर क्रॉप्स. We must connect our rural areas to the urban areas so that the farmers are able to sell their crops into the grain market of city. क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम बैंक्स, जो लोन संबंधी सुविधाएं हैं जो बैंकों से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलती हैं, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट्स. More schools should be opened as they provide employment to teacher, builder, peons and other staff. ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं. ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कूल खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, पियॉन्स, बिल्डर्स इनको क्या मिलेगा, काम मिलेगा. For improving health situation, more doctors, nurses, health workers etc. should be employed in the rural areas. सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके भी हम क्या कर सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं. जितने ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम देते हैं लोगों को, उसी हिसाब से डॉक्टर और नर्सेज और जो दूसरे लोग हैं उनको रोजगार मिलता है. बाय प्रोमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड. हम अर्ध जो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल स्केल लघु उद्योगों को लगाकर भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट.
योजना और सहायता जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाए, इससे भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। सम ऑफ द मेजर्स वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। इनमें से कुछ ऐसे जो मेजर्स हैं वो काफ़ी लंबा समय लेंगे रोजगार पैदा करने के लिए। फॉर शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। अगर हम छोटे समय की बात करें तो हमें कुछ तुरंत परिवर्तन करने होंगे अगर हमें रोजगार देना है। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ बाय इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। आज केंद्र सरकार ने काम का अधिकार दिया है, और काम का अधिकार जो दिया है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो नरेगा जो 2005 में लॉन्च हुआ, जिसका नाम 2008 में बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया। अब क्या नरेगा है, क्या मनरेगा है, क्यों इसको हमने राइट टू वर्क माना है, कितने डेज का ये एम्प्लॉयमेंट देता है, क्या प्रोसेस है, ये इसका एक ही टारगेट था कि रूरल एरियाज़ में कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, कैसे SC ST और जो वीमेन है पुअर उनको इमेंसिपेशन, इट मीन्स उनका उद्धार किया जाए बाय प्रोवाइडिंग देम क्या एम्प्लॉयमेंट, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर। दिस स्कीम टारगेट्स द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द पुअर वीमेन हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। तो इस स्कीम का एक ही उद्देश्य था कि जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाना, उनको रोजगार देना ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। नरेगा वॉज लॉन्च इन 2005 इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। शुरुआत में जब ये लॉन्च हुआ 2005 के अंदर तो ये 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च हुआ था। आज मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स दिस स्कीम इज वर्किंग इन आवर कंट्री इंडिया। अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है और काम करने के लायक है उन्हें 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। अंडर दिस स्कीम द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड्स। वेरिफिकेशन करके ग्राम पंचायतें एक क्या करती है, एक कार्ड प्रोवाइड कराती है जिसको जॉब कार्ड कहा जाता है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड employment, it will give unemployment allowances to the people. Suppose after registration with gram panchayat and if a person is not getting employment within 15 days, अगर एक व्यक्ति का पंजीकरण होने के बाद उसे 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सो दिस स्कीम इज ऑल्सो नॉन एज अ राइट टू वर्क इन इंडिया। इसी स्कीम को हमारे देश में काम का अधिकार भी क्या किया गया है, माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ सेक्टर। सो वर्किंग कंडीशन के बेस पे हम डिवीजन कर सकते हैं सेक्टर का, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड पीपल? द कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड द टीचर्स ऑफ सरकारी स्कूल, इट मीन्स गवर्नमेंट schools. Organized sector, the teachers who are working in the government schools, they are the part of organized sector, and the teachers who are the part of private schools, they are unorganized sector. So you can make a difference easily that what is the condition. If suppose your father is a government teacher and a government employee, and just compare the condition of a government employee and a person who is working in an unorganized sector. So there is a lot of difference between the two sector. So let us start that what is the difference between the organized sector and unorganized sector. Organized sector, the sector is registered by the government and have to follow its rules and regulations. संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों का क्या करता है, पालन करता है। The terms of employment are regular. It means job security is there. It means that people are getting their salary at the time. उनको समय पर वेतन मिलता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होते हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज 8 hours. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो इससे ज़्यादा काम करते हैं, फिक्स टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है, इनकम दिया जाता है, एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। They are supposed to get medical benefits. Under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. So it is the right of the people who are the part of organized sector that they have to demand for several facilities like the safe drinking water, like the safe working condition from the employers. When they retire, these workers get pensions as well. जब ये रिटायर होते हैं इनको पेंशन भी मिलती है, इनको पेड लीव भी मिलती है। All the facilities are getting
बाय द पीपल दोज हु आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो लोग संगठित क्षेत्र में अंदर काम कर रहे हैं उन सभी को ये सुविधाएं क्या होती है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। द सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट बट दीज आर नॉट। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, यहाँ पर कभी भी किसी को क्या किया जा सकता है, जॉब से निकाला जा सकता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन दिस सेक्टर, इसमें काम की कोई सुरक्षा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड बाय दिस सेक्टर, ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट दीज आर नॉट फॉलोड बाय दोज पीपल दोज हु आर कंट्रोल्ड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, लीव ड्यू टू सिकनेस, प्रोविडेंट फंड। जो संगठित क्षेत्र के लोगों को मिलता है वो असंगठित क्षेत्रकों के लोगों को नहीं मिलता है, चाहे वो पेड लीव है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो आपकी पेंशन स्कीम है। द वर्किंग ऑफ आवर्स इज नॉट फिक्स, काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन टू द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर, और ना ही पेंशन स्कीम इन सेक्टर्स के लिए होती है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड on their own doing small jobs such as selling on the street etc. In this sector mostly people those who are working at the grocer shop, जो बनिए की दुकान पे काम करते हैं, वेंडर्स का काम करते हैं, उनसे हम आसानी से एक क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द कंडीशन ऑफ द वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन पेज नंबर 30 ऑफ NCERT book you have to read the case of Kanta and Kamal, then you will understand easily that what is the difference between the organized sector and unorganized sector. Next, that is the sectors in the term of ownership. So on the basis of ownership we can divide our sector into two parts, public sectors and private sectors. Public sectors, the sectors which are owned and operated by the government agency or the government. Private sector which are owned and operated by the individual person or a group of individuals. So it is the basic difference between the public सार्वजनिक क्षेत्रक and private निजी क्षेत्रक. So start with the public sector. It is controlled and managed by the government. ये जो क्षेत्रक है ये किसके द्वारा नियंत्रित और चलाया जाता है, ये सारा सरकार के अंडर प्रोविजन में चलता है. The main aim of this sector is public welfare. इस क्षेत्र का मूल उद्देश्य जन कल्याण होता है. द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी टू द पीपल. इस क्षेत्र का मुख्य जो उद्देश्य है वो आधारभूत सुविधाएं देना है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन या लोगों की सुरक्षा है. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रेलवेज, द पोस्ट ऑफिस आर द BSNL आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर. इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये जो सेक्टर है ये निजी लोगों के हाथों में होता है. द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, लाभ कमाना है. द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल. उपभोक्ता वस्तुओं को ये ज़्यादा क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिलायंस, Tata Iron and Steel Company. So all these are the examples of private sector. So what is the difference between the public and private sector? Public sectors are working under the control of government, but the private sector are working under the control of individuals. That is the difference between the public and the private sector. The next and the last concept of this chapter, that how to protect workers in unorganized sector. किस तरह हम असंगठित कामगारों या मजदूरों की क्या कर सकते हैं, उनको सुरक्षा दे सकते हैं, उनका शोषण होने से रोक सकते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. जो संगठित क्षेत्र है वो सीमित संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है. मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अधिकतर जो जनसंख्या है वो किस में काम करती है, संगठित क्षेत्र के अंदर करती है. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम. और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको हमें क्या देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन. निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द विच सेक्टर, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. लॉज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. लॉज आर ओनली ऑन द पेपर, दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड. So it is the duty of the government to implement these laws in a strict manner. अगर कठोरता से इन नियमों को लागू नहीं किया गया तो हम इस शोषण को नहीं रोक सकते. एंड द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस. एक न्यूनतम मजदूरी जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए.
द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे निर्धारित करने चाहिए बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फॉर द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रोवाइड चीप लोन्स विद लो इंटरेस्ट सो दैट दे सेटअप देयर ओन बिजनेसेस, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस कर सकें, इसलिए उन्हें सस्ते जो ब्याज पर क्या करना चाहिए, ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट लेबर राइट्स शुड बी स्प्रेड, और जो कामगारों के अधिकार होते हैं, जो श्रमिकों के अधिकार होते हैं, उनके बारे में क्या करनी चाहिए, अवेयरनेस, जागरूकता उनके अंदर फैलानी चाहिए। ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सो दैट दे प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट। The workers of unorganized sector have no social security of jobs, so their sincere efforts are needed. जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास क्या नहीं होता है, काम की सुरक्षा नहीं होती है, इसलिए it is the prime responsibility for the government to provide job security for the workers who are working in the unorganized sector. So dear students, today we discussed about the rising importance of tertiary sector and which sector is providing more and more employment to the people in India, what is the difference between the organized and unorganized sector, private sector and public sector, and how can we stop the exploitation of the workers, those who are the part of unorganized sectors. Thank you and have a nice day.